हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान एंड वेलकम टू मोहम्मद बिन तुगलक पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 में मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड जो है वो इंट्रो पार्ट किया था, कुछ बेसिक जानकारियां ली थी और उसके राजत्व के सिद्धांत को देखा था, थियरी ऑफ किंगशिप को हमने देखा था। जैसा कि मैंने बताया था, इसे इतिहास का एक ऐसा पागल शासक कहा गया है जिसने मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए। डिसीजन बहुत अच्छे थे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तरीके से नहीं हो पाया, टाइमली नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसकी सारी नीतियां जो हैं वो अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, वो क्या क्या नीतियां थी वो हम सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले वीडियो में ले लिया था, आज भी थोड़ा रिवाइज करेंगे और राजत्व के सिद्धांत को देखा था। उसके बाद मैंने बताया था कि दोअब में ये टैक्सेशन बढ़ाएगा। ठीक है, दीवाने को ही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग की स्थापना करेगा, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करेगा कैपिटल, और टोकन करेंसी जो है सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करेगा। लेकिन ये घरेलू नीतियां हैं, ये सारी की सारी अनसक्सेसफुल होंगी। इसके अलावा इसका जो फॉरेन पॉलिसी था या इसके एक्सपीडिशंस या अभियान कहें, खुरासन के अभियान का प्लान करेगा, फेलियर हो जाएगा। कराची अभियान, नागरकोटल, सारे अभियान इसके फेलियर होंगे, चाहे घरेलू नीतियां इसकी रही हो या फिर जो एक्सपीडिशंस या फॉरेन पॉलिसी रही हो, ठीक है, विदेश नीति, वो सारी अनसक्सेसफुल होंगी। इसलिए इसको कहा गया है, पागल शासक कहा गया है, जिसने मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए अपने शासनकाल में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ये हम दोअब में टैक्सेशन बढ़ाता है वो कैसे फेलियर होता है वो बताएंगे। ये कृषि विभाग दीवाने को ही की स्थापना करेगा, सारा हम डिटेल में देखेंगे, ये फेलियर हो जाएगा। और कैपिटल शिफ्ट करेगा दिल्ली से दौलताबाद, बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन, तो ये सारा फेलियर हो जाएगा। ये तीनों जो घरेलू नीतियां आज हम देखेंगे ये फेलियर हो गए, सारी जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे सारी फेलियर हो जाएगी। टोकन करेंसी पर चूंकि आपको समझाना पड़ेगा कि सांकेतिक मुद्रा, वैसे तो मैं पढ़ा के निकल सकता हूं बड़ी आराम से, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से हम इसको समझेंगे, सांकेतिक मुद्रा है क्या, क्या क्या समस्याएं रही, तो वो हम देखेंगे। तो इस पे एक अलग वीडियो करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ये हम करेंगे खुरासान अभियान, कराची अभियान और नागरकोट अभियान। आज हम ये देखने वाले हैं, सबको हम देखेंगे। इसके पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, एक ऐसा शासक जिसे रक्त पिपासु कहा गया, ठीक है, मूर्ख कहा गया, ठीक है, और पागल कहा गया, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये तुगलक वंश किससे संबंधित है भाई? तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है? ये तीसरा वंश है, तुगलक वंश। ठीक है, पहले दो वंश हैं, गुलाम वंश और दूसरा वंश खिलजी वंश। उसके बाद तीसरा वंश जो है तुगलक वंश है, जिसका ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुगलक वंश की स्थापना मैंने बताया था कि इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 एडी में। ठीक है, 1320 ईस्वी में, खिलजी वंश का अंत करके। ठीक है, जो कि 1320 में स्थापना करता है इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक, और 1325 तक वो शासन में रहता है। 1325 में उसकी मृत्यु के बाद ये सत्ता में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, और ये 1351 एडी तक शासन में रहेगा। ठीक है, तो पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का, तीसरा वंश तुगलक वंश, इसके बाद होगा सैयद वंश और पांचवा वंश लोधी वंश। 5 वंश हैं। इसमें हम कहेंगे कि हम तीसरे वंश में हैं। ठीक है, यहां हम तीसरे वंश में हैं दिल्ली सल्तनत के। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दूसरा शासक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का। इसके बाद हम एक और शासक को, महत्वपूर्ण शासक है फिरोज शाह तुगलक, उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो देखा था अब तक, उसमें हमने ये बता दिया था कि देखिए मोस्ट एजुकेटेड है, इंट्रो पार्ट में बताया था पिछले वीडियो में, सबसे ज्यादा शिक्षित है, अरबिक, अरबी भाषा जानता है, पर्शियन जानता है, फारसी जानता है, ये सुलेखक है यानी कैलीग्राफर है, सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है, सुंदर लिखने वाला है, हाथों से इसकी जो हैंडराइटिंग होती है बड़ी सुंदर होती है। ये सुलेखक भी है, ठीक है, कैलीग्राफर है, ठीक है, ये कवि है, ये साहित्यकार है, ये एस्ट्रोनॉमी का जानकार है, मैथमेटिक्स का जानकार है, तो बहुत विद्वान व्यक्ति है। लेकिन सारे डिसीजन इसके गलत साबित हुए, फेल हो गए। ठीक है, सबसे ज्यादा रिवोल्ट किसी के समय में होगा, क्यों होगा? तो ये सारे जो इसकी सारी जो नीतियां हैं ये फेलियर होंगी। तो नेचुरली जब राजा अनसक्सेसफुल होगा तो प्रजा का
अविश्वास बढ़ेगा और विद्रोह भी होंगे। तो अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सबसे ज्यादा रिवोल्ट दिल्ली सल्तनत में किसके समय में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसकी कुछ उपाधियां भी थी। एक इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने इसको उपाधि दी थी उलुग खान की। उसके अलावा इसकी उपाधि थी मोहम्मद की, मैंने बताया था। उसके अलावा इसको खानों का खान, दुनिया का खान कहा जाता था। खानों का खान और दुनिया का खान यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है सवाल, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसके अलावा इसामी है जो इसको विधर्मी और काफिर कहता है। काफिर मतलब जो नॉन मुस्लिम हो उसको काफिर लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इसामी कहता है। एक सवर्ण अभिलेख है, सवर्ण अभिलेख में यानी सवर्ण इंस्क्रिप्शन है, उसमें इसको मोती का मुकुट का मोती कहा गया है, ठीक है। यानी सुल्तानों में श्रेष्ठ, मुकुट का मोती का मतलब सुल्तानों में श्रेष्ठ। इसके अलावा पागल शासक, मूर्ख शासक सब कुछ कहा गया है, ठीक है। ये कहा गया है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, प्रथम सुल्तान जो हिंदू उत्सवों में, हिंदू फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट लेता था, होली, दिवाली, दशहरा मनाता था ये। तो ये सवाल भी आपका बनता है। इसी के समय दो किंगडम दक्षिण भारत से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक बहमनी किंगडम उभरता है और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। ये बहमनी किंगडम हो जाएगा, ये विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। तो ये उभर के आएंगे इसी के समय। ये भी मैंने बता दिया था। पूछा जाए कि बहमनी किंगडम या विजयनगर साम्राज्य किसके समय इंडिपेंडेंट हुए थे, या ये साम्राज्य इन साम्राज्यों का उदय किसके समय हुआ था, किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पूछा जाए कि किस वंश के समय, तो तुगलक वंश के समय। इसी के समय मोरक्को का एक निवासी आता है इब्न बतूता। मोरक्को कहां पे है? अफ्रीका में है, वहां से आएगा और उसने लिखा किताबुल रहला, किताबुल रहला लिखा हुआ। ये इब्न बतूता दिल्ली का काजी भी बनता है और इसको चाइना भी भेजा जाता है राजदूत के रूप में। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक से डिस्प्यूट होता है तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक इंप्रिजनमेंट भी देता है, यानी कि जेल में भी रखता है। तो ये सब इंट्रो हमने देखा था कि राजत्व का सिद्धांत जो था, राजत्व का सिद्धांत मैंने बताया था कि इसके राजत्व के सिद्धांत में दो सुल्तानों के एलिमेंट्स मिलेंगे। कहीं बलबन का मिलेगा, ठीक है, और कहीं अलाउद्दीन खिलजी का मिलेगा, कहीं दोनों का मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि इसके राजत्व का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ किंगशिप में यह है कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है। और यही बात बलबन भी कहता था कि यही बात बलबन भी कहता था कि सुल्तान जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, ठीक है, हाँ, खुदा का प्रतिनिधि है, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड है, ठीक है, ईश्वर की छाया है या खुदा की का साया है। तो ये बलबन भी कहता था। तो वहां इसके राजत्व के सिद्धांत में बलबन की झलक मिलती है। वहीं सुल्तान सबसे ऊपर है, ये बलबन भी कहता था, अलाउद्दीन खिलजी भी कहता था। दोनों के एलिमेंट दिखाई देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि इसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, ठीक है ना। और यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी से मिलता हुआ इसका राजत्व है, राजत्व का सिद्धांत है। हालांकि बलबन से अलग है, क्योंकि बलबन ने धर्म को जोड़े रखा, साथ में धर्म को अलग नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो अपॉइंटमेंट्स था, नियुक्तियां थी अधिकारियों की, ऑफिशियल्स की, उसमें बलबन ने क्या किया था, वो तुर्किश मुसलमानों को और उच्च कुल के मुसलमानों को वो तरजीह देता था। तो यहां इसकी नीति बिल्कुल अलग है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में आप देखेंगे, इनके थियरी ऑफ किंगशिप में आप देखेंगे कि इन्होंने योग्यता को आधार बनाया नियुक्तियों में, चाहे वो तुर्किश मुस्लिम हो या हिंदुस्तानी मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई और हो, वो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, नीच कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो योग्य है तो उसकी नियुक्ति होती थी। बलबन ऐसा नहीं करता था, वो उच्च कुल देखता था, ठीक है ना। तो यहां पर नियुक्तियों में आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता दिखेगी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के केस में अगर राजत्व का सिद्धांत देखा जाए तो यहां अलाउद्दीन खिलजी और इसका राजत्व का सिद्धांत यहां पे मेल खाता है। वहीं आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी भी साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म में, यानी विस्तार में वो विश्वास करता था। उसके साम्राज्यवाद में विस्तार की नीति थी और उसने उसको बखूबी उसने विस्तार किया भी अपना। हाँ, देखेंगे कि दक्षिण भारत तक उसका प्रभाव रहा और ठीक इसके साथ भी रहा वही। लेकिन बलबन की नीति उलट थी, वो बस डिफेंड करता रहा। हाँ, वो
उसके पास जो है उसको बचाते रहो, उसने ये कोशिश की। उसकी नीति विस्तारवादी नहीं थी, साम्राज्यवादी नहीं थी। तो जहां तक साम्राज्यवाद का सवाल है उसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की नीति मिलती है, उनका राजत्व का सिद्धांत मिलता है। इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था कि कहीं पे आपको इसके राजत्व के सिद्धांत में कहीं के पे बलबन की झलक मिलेगी, कहीं पे अलाउद्दीन खिलजी की झलक मिलेगी और कहीं पे दोनों की झलक मिलेगी। पूरा डिटेल आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो ये सारा हमने देख लिया था और आज हम इन 3 पॉइंट्स को, दो अब में टैक्स बढ़ाता है, फेलियर हो जाएगा, दीवाने कोही की स्थापना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट और शिफ्ट करेगा कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि पहला ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने की कहा कि एक रजिस्टर कंपाइल किया जाए। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, कंपाइलेशन ऑफ रजिस्टर की बात की, और ये तो अच्छी बात थी कि रजिस्टर को कंपाइल किया जाए जिसमें रजिस्टर में एक तरफ रेवेन्यू हो यानी कि आय हो और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर और व्यय हो। ठीक है, तो ये बात तो अच्छी थी और उसने प्रोविंसेस को भी, प्रांतों को भी, वहां के गवर्नर्स को ये खबर भेजी कि भाई आप सारा रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजिए और इस रजिस्टर में वो नोट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए कि कंपाइलेशन की बात किसने कही थी, आय और व्यय की, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने रजिस्टर मेंटेन करने की बात कही थी। तो एक तो ये बात हो गई। अब फेलियर यहां से शुरू होगा जो मैंने यहां बताया दोअब में। दोअब कौन सा एरिया है, देखिए ये है दोअब का एरिया, समझ लीजिए ये गंगा यमुना, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी। ठीक है, यही जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ये दोअब का क्षेत्र है। ठीक है, ये दोअब का क्षेत्र, थोड़ा और इसको बेहतर कर लीजिए, ये जो है ना, ये देखिए ये दोअब का क्षेत्र है। तो इस दोअब के क्षेत्र में देखिए हुआ क्या, देखिए कुछ इसकी नीतियां ऐसी बुरी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन वक्त ने भी कहा जाता है इसका साथ नहीं दिया और कुछ इसने जल्दबाजी भी की बहुत सारी चीजों में। देखिए दोअब के क्षेत्र में इसने कहा कि 5 से 10% टैक्स बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि एक उपजाऊ, दो नदियों का बीच का क्षेत्र है तो उपजाऊ है ये क्षेत्र उपजाऊ है। ठीक है, तो यहां पे टैक्स बढ़ाने की बात कही गई लेकिन ये फेल हो गया। क्यों? देखिए जब टैक्स बढ़ाया गया तो उस समय फेमिन कहें, अकाल कहें या दुर्भिक्ष कहें, अकाल पड़ जाता है। तो अकाल पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम में लोग पड़ जाएंगे। इस अकाल के बावजूद ऑफिशियल्स ने अकाल में भी टैक्स की वसूली की, सोचिए ज्यादती है। आप सोचिए इसके फादर जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने कहा था कि अकाल के समय टैक्स माफ रहेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इसने इस बाद में महसूस किया कि गलती हो गई, उसने एग्रीकल्चर लोन भी पास किए ताकि किसान जो है वो बीज खरीद सके। एग्रीकल्चर लोन यानी कि ऋण भी दिए कृषि के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुका था और अकाल पड़ने से खाने के लिए नहीं था। ठीक है, किसानों के पास और जिन लोगों के पास जमीन थी, खाने पीने तक के लिए नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनल यूज में किसानों द्वारा इस पैसे को खर्च कर लिया गया। ठीक है ना, खाने पीने के सामान में और कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति में ये चीजें खत्म, ये इन पैसों का यूज कर लिया गया। साथ ही देखिए क्या हुआ कि चूंकि ये इस तरह की स्थिति आ गई, अकाल में भी टैक्स वसूल हुई, इनके पास पैसे नहीं है, तो सुल्तान, तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ, सुल्तान जो है तो इसकी तो अलोकप्रियता बढ़ी, अनपॉपुलर तो हुआ ही, साथ ही लोग रॉबरी यानी लूटमार, छीना झपटी के पेशे में आ गए, क्योंकि है ही नहीं कुछ इनके पास। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए अकाल पड़ गया। हाँ, 5 से 10% टैक्स अगर बढ़ाया जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ये उपजाऊ जमीन है तो, लेकिन अकाल आ जाता है और अकाल आ गया और अकाल में भी ऑफिशियल्स, देखिए ऑफिशियल्स ने अगर क्या किया, ज्यादती कर दी किसानों पे, अकाल में भी वसूली की। कहां से देंगे जब फसल ही नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, वो लूट मार का सहारा लेंगे, पैसा ही नहीं है, रॉबरी करेंगे। ठीक है, बाद में अनटाइमली, ये देखिए अनटाइमली डिसीजन लिया जाता है, बाद में ये लोन पास करता है किसानों की सहायता के लिए। ऐसा नहीं है, किसानों की सहायता के लिए लोन भी पास करता है, रियलाइज करता है, लेकिन अब क्या करें, किसानों के पास अकाल आ गया है, खाने तक के लिए नहीं है, तो अपने पर्सनल यूज के सामान में इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या होगा, फेलियर, ये नीति फेलियर हो जाएगी। तो ये हमने देखिए यहां पे फेल कर गया, ये बस समझिएगा सारा नीति इसका फेल करेगा। उसके बाद देखिए दीवाने कोही। दीवाने कोही क्या है, दीवाने कोही मैंने लिख दिया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, यानी कि कृषि विभाग है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था दीवाने को ही बनाने का? देखिए, कल्टीवेटेड एरिया या कृषि क्षेत्र, इसको देखिए ये मैंने एरो ऊपर किया हुआ है, यानी इसको बढ़ाना है, यानी कि टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड एरिया, अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टीवेशन, जहां पे कृषि नहीं हो रही है उस क्षेत्र पे भी क्या करना है? कृषि करना है, यानी कि कृषि करने लायक भूमि को बढ़ाना है। इसका मकसद ये था दीवाने को ही का। लेकिन फिर क्या होता है इसके लिए देखिए लैंड भी एक्वायर किया जाता है 60 स्क्वायर माइल, 60 स्क्वायर माइल्स का। इस पे 70 लाख रुपए भी खर्च किए जाते हैं। किस किस चीज में? रोटेशन में यहाँ के पे क्रॉप्स भी लगाए जाते हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती है रोटेशन में, और ऑफिशियल्स को भी ये पैसे दिए जाते हैं, इसमें यहाँ पे खर्च होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी फेल कर जाता है, स्कीम फेल। रीजंस क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कल्टीवेटेड लैंड को बढ़ाना है तो आप पहले सर्वे करेंगे ना कि भाई कौन सा लैंड जो है वो उपजाऊ है। मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि नहीं होती, दूसरा कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि नहीं हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी कृषि नहीं हो रही है। तो आप इसमें से देखेंगे कि कौन से लैंड का सिलेक्शन किया जाए इस स्कीम के लिए। अगर अब उसमें आप कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ रिसर्च वर्क वहां पे करवाएंगे, आप देखेंगे कि कौन सा लैंड, ये लैंड है फर्टाइल या ये लैंड है फर्टाइल। तो अगर ये फर्टाइल है तो इसको चूज करेंगे, या ये अनफर्टाइल है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यही गलती हो गई यहां पर। यहां पर लैंड जो लिया गया वो अनफर्टाइल था, अनुपजाऊ लैंड ले लिया गया। अब देखिए, जब इस स्कीम पे इतने पैसे खर्च कर दिए गए एक अनुपजाऊ लैंड के लिए, तो स्कीम फेलियर होनी थी, यानी पहले कोशिश नहीं की गई। दूसरा, ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, नया एक्सपेरिमेंट था, नो डाउट्स। तो जब इसके पहले इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता, ठीक है ना, तो इसके लिए सुल्तान को भी सजग रहना चाहिए था और ऑफिशियल्स पे भी अच्छा खासा कंट्रोल रखना चाहिए था कि इन चीजों का जो इंप्लीमेंटेशन है, नो डाउट से बहुत अच्छा स्कीम था, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से हो पाए, ठीक है, और दिए गए पैसे का मिसयूज ना हो। तो एक तो अनफर्टाइल लैंड है और ऑफिशियल्स पे निगरानी नहीं होने से उन्होंने क्या किया, जो करप्ट ऑफिशियल्स है उन्होंने इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया, कुछ खा गए, मिसयूज किया पैसे का। तो जब मिसयूज होगा तो स्कीम फेलियर होना है। तो ये दो बड़ी बातें आपको निकल के आ रही हैं कि भाई क्या क्या चीजें हुई यहां पे। तो एक तो दो में जो टैक्सेशन बढ़ा वो फेलियर हो गया, क्योंकि अकाल के समय भी ऑफिशियल्स ने टैक्स वसूले, हालांकि इसने लोन बाद में पास किए, कृषि ऋण दिया ताकि बीज खरीद सके लोग, किसान। लेकिन हुआ क्या, इस सब जो इसने लोन पास करने का जो प्रोसेस था, सब में बहुत देर हो गया और फैमिन की वजह से लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं है। तो नेचुरली जब आप इनको लोन करेंगे, खाने के लिए नहीं है, तो पहले तो लोग खाना लेंगे, ठीक है ना, अपनी जो जरूरी चीजें हैं उनको खरीदेंगे, तो पैसा वहां बर्बाद हो गया। इससे इसकी अनपॉपुलरिटी भी बढ़ी, ठीक है, अलोप्रियता भी बढ़ी, ठीक है, लोग छीना झपटी लूटमार में भी आ गए, रॉबरी करने लगे, इसमें शामिल हो गए, तो फेल हो गया, ठीक है। दीवाने को ही मैंने बता ही दिया कि इसका अब आपको आ जाए कि दीवाने को ही ये सवाल आता है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवाने को ही कौन सा डिपार्टमेंट, तो देखिए ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट आएगा ये सवाल। ये जो है कृषि विभाग था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कल्टीवेटेड एरिया को बढ़ाना, यानी कि कृषि लायक जो भूमि है उसमें उसको बढ़ाना। हमारे पास अगर छोटा सा लैंड है कृषि लायक, तो उसकी बढ़ोतरी करना, हमारे पास और लैंड हो जाए जहां ज्यादा से ज्यादा हम खेती कर सके, ताकि आर्थिक स्थिति हमारी जो है वो सुदृढ़ हो। तो ऑब्जेक्टिव इसका था टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना है। इसके लिए लैंड भी दिया गया 760 स्क्वायर माइल्स, 70 लाख रुपया इस पे खर्च भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी फेलियर हुआ। मैंने रीजन बता दिया, एक तो अनफर्टाइल लैंड था और दूसरा मिसयूज किया गया करप्ट ऑफिशियल्स के द्वारा इस फंड का, इस पैसे का।
तो इस वजह से ये फेलियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल हमेशा बनता है, ठीक है ना। और एक ये देखिएगा कि कंपाइलेशन के लिए रजिस्टर की शुरुआत किसने की थी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये 3 पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है। दीवानी कोही से सवाल बनेगा, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ रजिस्टर की शुरुआत यहां से सवाल बन जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये दीवानी कोही कौन सा डिपार्टमेंट है, हो ही गया, ठीक है। ये सब चीजें हैं। उसके बाद ये सब चीजें मैंने बता ही दी। इब्न बतूता, हाँ यहां से पहले भी बताया है, किसके समय आया था भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कहां से आया था, मोरक्को से आया था। मोरक्को कहां पे है, अफ्रीका में है। कौन सी किताब लिखी, किताब है किताबुल रहला, या कहीं कहीं रहला भी मिलेगा, ये लिखा है, ठीक है। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे काजी बनाया, बाहर का व्यक्ति, मोरक्को से आया हुआ व्यक्ति, ऐसा पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इब्न बतूता। हाँ, किसको चीनी राजदूत बना के भेजा, इब्न बतूता का। और लास्ट में इसको कैद भी दे देता है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का उदय किस सुल्तान के समय हुआ दिल्ली सल्तनत के, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बाकी यहां पे हमने कर ही दिया सारा कुछ। अब हमारा एक बच जाता है आज का जो है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, बहुत ही अच्छे से देखेंगे इसे। पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वील डिस्कस अबाउट द 4th पॉइंट, and that is the shifting of capital from Delhi to दौलताबाद and then finally from दौलताबाद to दिल्ली। देखिए ये शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल जो है, पहले ये क्या करेगा कि ये भी इसका स्कीम फेलियर हो जाएगा, ये भी जो इसका डिसीजन है कैपिटल शिफ्ट करने का, ये भी फेलियर हो जाएगा। ये है दिल्ली, समझ लीजिए, और यहां से ये चाह रहा है यहां पे दौलताबाद, ये दौलताबाद, ठीक है, यहां दौलताबाद है। तो पहले या दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है और फिर ये क्या करेगा, लास्ट में महसूस करेगा कि नहीं, जिस प्रकार नॉर्थ इंडिया से दक्षिण भारत का प्रशासन मुश्किल है, उसी तरह से दक्षिण भारत से नॉर्थ इंडिया का प्रशासन मुश्किल है। तो ये फिर वापस दिल्ली चला आएगा। तो ये बहुत ही इसका बड़ा ब्लंडर माना जाता है, लेकिन इसका ये डिसीजन गलत नहीं था कि इसने दौलताबाद शिफ्ट किया। जो तरीके थे, हाँ, उस पे उंगलियां उठाई जाती है कि जो तरीका इसने अपनाया वो मूर्खतापूर्ण था। ये हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहां से सबसे पहले ये दिल्ली से दौलताबाद जाएगा और फिर फाइनली दिल्ली वापस इसको आना पड़ेगा। यहां पे मैंने ये लिख दिया है, देखिए शिफ्ट कैसे करता है। तो शिफ्ट ये दिल्ली से दौलताबाद, इसी का नाम देवगिरी दिया, दौलताबाद दे या देवगिरी दे, एक ही बात है। और फिर फाइनली ये दौलताबाद से दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। 2-3 साल के बाद ये दिल्ली फिर आ जाएगा अपना कैपिटल लेके। अब देखिए रीजंस क्या थे इसके कैपिटल शिफ्ट करने के, यहां पे समझिएगा कि इस रीजन को देखिएगा। देखिए रीजन, पहले तो मंगोलों का रेड, देखिए दिल्ली सल्तनत पे बार बार नॉर्थ वेस्ट से मंगोलों का खतरा आप देखेंगे कि था। शुरुआती दौर से इल्तुतमिश के समय से ही आप देखेंगे कि मंगोलों का खतरा रहा, ठीक है। तो इसको लगता था कि ये जो दिल्ली यहां पर है, हाँ, ये दिल्ली जो है ये सेफ नहीं है, ठीक है। अगर दिल्ली इसकी राजधानी है तो सेफ नहीं है, तो अच्छा है कि कोई सेफ प्लेस देखा जाए। तो इसने सोचा कि दौलताबाद को हम देख लेते हैं, यहां पे हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहला रीजन तो ये था। कई रीजन थे, नॉर्थ वेस्ट में मंगोलों के रेड का खतरा बना हुआ था, ठीक है। दूसरा, नॉर्थ इंडिया ये सोचता था कि दिल्ली से हम नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट जो है कंट्रोल किया जा चुका है। और आप जानते भी हैं अलाउद्दीन के समय से ही नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल था पूरा, और दक्षिण भारत पे भी प्रभाव था, लेकिन पूरी तरह से मिलाया नहीं गया था, प्रभाव था जरूर, ठीक है। उतना ज्यादा इस पे कंट्रोल नहीं था पूरी तरह से। तो ये था कि चलिए नॉर्थ इंडिया तो हमारे कब्जे में है ही, ठीक है। तो साउथ इंडिया यहां अगर कैपिटल रखते हैं तो हम साउथ इंडिया को भी कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी बात ये हो गई थी, देखिए यहां पे है। उसके बाद साउथ इंडिया बहुत ज्यादा रिच था, ठीक है। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है ना। और इसको बहुत सारे अभियान भी करने थे। आप देखेंगे आगे इसके एक्सपीडिशन है खुरासन के, नागरकोट के, कराची के।
तो चूंकि ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, ठीक है, ये विस्तार में विश्वास रखता था, तो सोचता था कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा तो इसके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जो है बल मिलेगा और उससे ये अपना विस्तार कर सकता है दक्षिण भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो साउथ इंडिया जो है इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, और इसको चूंकि अपना अभियान करना था, इसने प्लान किया हुआ था कि इसका अपना इसके राजत्व के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि ये जो है इंपेरियलिस्ट है, साम्राज्यवादी है, अलाउद्दीन खिलजी की तरह विस्तार चाहता है, लगातार विस्तार चाहता है। तो विस्तार के लिए भी तो धन की जरूरत होगी। तो सोच रहा है कि भाई साउथ इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो यहां से इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, तो यहां से धन लेकर वो अपने अभियानों पे खर्च कर सकता है। तो साउथ इंडिया की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग है, ये भी एक कारण था इसको राजधानी शिफ्ट करने का। तो ये सब कारण थे, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद। उसके बाद बर्नी एक इतिहासकार है जो कहता है कि दौलताबाद या देवगिरी जो है ये सेंट्रल प्लेस पे है, यहां से या गुजरात चले जाए या फिर लखनऊ चले जाए तो लगभग सब जगह पहुंच जो है आसानी से, इसका अपना मानना है, ठीक है, बर्नी का। तो कहीं दे देगा कि सेंट्रल प्लेस पे मानता है बर्नी, इस वजह से बर्नी का कहना है। तो ये अपना इतिहासकार का ओपिनियन है। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मोरक्को से भारत आता है, मोरक्को कहां पे है, अफ्रीका में, मैंने बताया। ये इब्न बतूता को काजी भी नियुक्त करता है दिल्ली का, यानी कि काजी का मतलब जज, और चीन भी भेजता है राजदूत के रूप में इब्न बतूता को। यहां से सवाल बनता है और बाद में डिस्प्यूट हो जाने पे इसको जेल में भी रखता है, ठीक है। इसी का लिखा हुआ अभी मैंने बताया एक किताब है किताबुल रहला, ठीक है, या कहीं कहीं रहला, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मैंने बता भी दिया है। तो ये कहता है कि ये सजा देना चाहता था दिल्ली के लोगों को। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलिसी से दिल्ली के लोग नाराज थे और उन्होंने नाराजगी भरा खत लिखा था सुल्तान को, इस वजह से वो सजा देना चाहता था। और सजा कैसे मिलेगा आप देखिएगा यहां पर, ठीक है। तो इस वजह से ये कहता है कि भाई चलो, तो परेशान करने के नियत से इसने शिफ्ट किया था। कैसे परेशान होंगे तो इसी में आपको पता चल जाएगा रीजंस ऑफ फेलियर में। देखिए, पहले तो ये गलत नहीं है डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन ले, चाहे दीवाने कोही का जो उसने अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसने बनाया, तो बहुत अच्छी नीति थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया, ठीक है। दोअब में टैक्स बढ़ाने का फर्टाइल लाइन था, वहां टैक्स वहां से लिया जा सकता था, लेकिन जब अकाल पड़ गया और गयासुद्दीन तुगलक के समय, इसके पिता के समय, अकाल के समय टैक्स माफ था, माफ कर दिया जाता था, तो उस नीति को नहीं अपनाया गया। ऑफिशियल्स ऐसे निकले जिन्होंने जबरन वसूली कर ली, किसान रास्ते पे आ गए, खाने को लाले पड़ गए, अकाल पड़ गया था, वो छीना झपटी करने लगे। तो इस वजह से सारी जो नीतियां हैं, नीतियां गलत नहीं थी, उनका इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया। तो ये भी एक नीति गलत नहीं थी। देखिए अब ये क्या हो रहा है, ये इसको अगर दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना है, राजधानी शिफ्ट करनी है, तो पूरे यहां के लोगों को दौलताबाद ले जाने की क्या जरूरत है। इसने सारे पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, यहां से यहां सारे पॉपुलेशन को शिफ्ट किया। तो बताइए कि यहां से पूरे बैग एंड बैगेज चलो भाई, अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाओ और चल दो। तो लोगों को नहीं शिफ्ट करना चाहिए था, उसको शिफ्ट क्या करना चाहिए था, यहां पर उसको कोर्ट शिफ्ट करना चाहिए था। इंपॉर्टेंट, हम मान लीजिए कि अगर हम दिल्ली का कैपिटल सपोज कीजिए, सरकार सोचती है कि दिल्ली का कैपिटल जो है फिर से हम कलकत्ता शिफ्ट कर दें, तो यहां के लोगों को थोड़ी कहेगी कि भाई आप चलिए, ऐसा तो कहेगी नहीं। अपना ऑफिसेज, सरकार के जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनको वो शिफ्ट कर देगी, ठीक है, यही तो करेगी, लोगों को तो नहीं शिफ्ट करेगी। तो इसने कहा कि लोगों को करने की जरूरत नहीं थी, आप जो अपना कोर्ट है उसको शिफ्ट कर देते दौलताबाद, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को शिफ्ट कर देते, बात खत्म, और वहां से आप अपना काम करते, तो इतनी परेशानी नहीं होती। तो इसने पूरे पॉपुलेशन को कहा कि चलो, और हुआ क्या, देखिए मैंने लिखा हुआ है रीजन फॉर फेलियर, सारे पॉपुलेशन को करता है। और उसके बाद देखिए एक दूसरा पॉइंट यहीं पे, रास्ता दुर्गम था। देखिए यहां पर ये है, यहां पर
विंध्य का क्षेत्र। उसके बाद कौन सा क्षेत्र है? सतपुड़ा। उसके बाद है अजंता। ठीक है, अजंता। इसके बीच में नदियां भी हैं। ठीक है, नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसके बीच में जो नदी है, नदियां हैं, देखिए यहां पर ये है नर्मदा, ताप्ती और ये इधर गोदावरी। तो अब देखिए कहा कि भाई इसको पार करो, हाँ विंध्य पार करो। ठीक है, विंध्य पार करने के बाद चलो भाई पार करो किसको? तो नर्मदा को। नर्मदा पार करने के बाद चलो भाई पार करो किसको? पार करो तो ताप्ती को। हाँ, ताप्ती पार करने के बाद चलो ये सतपुरा है, इसको पार करो। उसके बाद किसको पार करो? सतपुरा के बाद यहां गोदावरी को पार करो और तब पहुंचो यहां पर दौलताबाद। अब ये गर्मी का दिन है, रास्ते दुर्गम है। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है रास्ते दुर्गम है। जब पहुंचते हैं सब लोग, आधे से ज्यादा लोग तो मरे पड़े हैं भाई। कहा गया कि सारे लोगों को इसने शिफ्ट कर दिया था, सिर्फ एक ब्लाइंड, एक अंधा और एक जो क्रिपल्ड था यानी कि विकलांग था, वो बचे हुए थे। तो उसमें भी एक को मार देता है और एक को जबरदस्ती घोड़े से ड्रैग करवा के ले जाता है, वो भी वहां जाते जाते मर जाता है। तो ये स्थिति थी। ठीक है ना, तो पूरे पॉपुलेशन को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी। और यहां पर मैंने ये पॉइंट दे दिया है दुर्गम रास्ता, और दुर्गम रास्ता मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग, गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, उसमें ये लोग पार कर रहे हैं। हाँ, पैदल चल के पार करना है। बीच बीच में रेस्ट हाउस बनाया है, ऐसा नहीं है जगह, लेकिन बहुत मुश्किल है पार, बहुत दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है, नदियां पार करनी है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो मर जाएंगे पहुंचते पहुंचते। पहली बात तो ये है। अब देखिए कुछ लोग जो इधर पहुंच गए हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? दिल्ली में इनका अपना मकान है, व्यापार है, घर है। तो एक दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में इनका एक जो पूर्वजों का मकान होता है, इमोशनल अटैचमेंट भी यहां से होता है। इनका अच्छा खासा काम है यहां पर, अगर मान लीजिए व्यापार है या कोई छोटा मोटा भी काम है, तो यहां पे इनका रोजगार चल रहा है। तो इस वजह से देखिए ये मैंने लिख दिया है, लोगों का व्यापार घर दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में है। तो ये भी फेलियर का कारण था। और दिल्ली में देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। नॉर्थ इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन है, यहां हिंदू है। ठीक है, तो यहां मुस्लिम है। अब ये सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं आने के बाद जो आ गए हैं। ठीक है, लोग नाखुश हैं इन सब चीजों को देखते हुए। एक तो परेशानियां देखी उसने, उसके बाद जब ये 2-3 साल यहां रह गया तब देख रहा है क्या कि इसने तो डिसीजन लिया था कि भाई मंगोलों का खतरा है, यहां पे हम सेफ प्लेस पे रहेंगे। लेकिन यहां रहने से अब यहां नॉर्थ इंडिया की पकड़ ढीली पड़ रही है। ठीक है, ढीली पड़ रही है। तो कहता है जो है वो भी चला जाएगा, वापस चलो इधर वापस चलो। ठीक है, यानी किसने ये महसूस किया कि जिस प्रकार नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का प्रशासन कठिन, उसी प्रकार साउथ इंडिया से यानी देवगिरी या दौलताबाद से इस नॉर्थ इंडिया का प्रशासन बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए इसने ये निर्णय लिया कि वापस लौटा जाए, इसलिए ये दिल्ली लौट आता है। ठीक है, दिल्ली से पहले दौलताबाद या देवगिरी शिफ्ट होता है, फिर दिल्ली इसको लौटना पड़ता है। तो ये स्कीम भी इसका पूरा फेलियर हो गया। तो अब तक जो हमने देखा, ठीक है, अब तक अगर आपको कहीं से लिखने के लिए आ जाए, ये इतना बताने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं थी, एक चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया, खाली मैं इसमें मैप पे बता के भी निकल जाता। ठीक है, लेकिन सिर्फ और बहुत जल्दी हो जाता वीडियो, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा बहुत पॉइंट लिख दिया यहां पर, ताकि अगर कहीं लिखने के लिए आपको आ जाए तो आप यहां से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी निचोड़ निकाल सके। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा बहुत लिख दिया है, इतिहासकारों का व्यू, इब्न बतूता का व्यू, ये सब हमने लिख दिया है। ठीक है ना, इससे क्या बर्नी के ने कहा था कि सेंट्रल प्लेस, वैसे कहा था लखनऊ भी आसानी से पहुंच हो जाएगी, गुजरात की भी पहुंच हो जाएगी, इधर दिल्ली भी पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं था। ठीक है, जब ये यहां जाता है तो पहुंच देखता है कि भाई बड़ी मुश्किल है, नॉर्थ इंडिया पर से तो मेरा पकड़ ही ढीला होता जा रहा है। ठीक है, पकड़ कमजोर होती जा रही है, इसलिए वापस चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, अब तक जो हमने देखा, आगे भी हम यही देखेंगे इसकी नीतियां कैसे फेलियर होंगी।
तो अब तक आज की नीति पे जो हमने चर्चा की, घरेलू नीतियों पर, चाहे वो दोअब में टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाहे वो दोअब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाहे दीवाने को ही जो कृषि विभाग इसने बनाया, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, हाँ, या फिर शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं था कि जिसको डिसीजन को मूर्खतापूर्ण कहा जाए। ठीक है ना, डिसीजन गलत नहीं था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एक था जो वो इन सब का कार्यान्वयन जो था वो मूर्खतापूर्ण था, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था, हाँ, टाइमिंग सही नहीं थी। और कुछ ऐसे डिसीजन थे जैसे यहां पे आपने देखा कि अगर हमें कैपिटल शिफ्ट करना है तो लोगों को ही ले चलो, ऐसा कहीं संभव है? नहीं है। तो इस वजह से, और फिर दुर्गम रास्ते हैं, मैंने ये भी बता दिया, इस वजह से इसका स्कीम फेलियर होना ही था। तो इन्हीं सब कारणों से इतिहासकार इसे पागल शासक कहते हैं, मूर्ख शासक कहते हैं, जबकि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा शिक्षित, हाँ, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल ये सुल्तान रहा, लेकिन इसके सारे डिसीजन जो थे वो फेलियर साबित हुए। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये आज 3-4 पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, सांकेतिक मुद्रा का। ठीक है ना, जो सांकेतिक मुद्रा भी ये लेके आएगा। आज की जो मुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा है। तो अगर मैं खाली सिंपल बता दूं तो आज भी हो जाएगा, 2-4 मिनट में, 5 मिनट में बता दूंगा, लेकिन पहले वहां पे समझेंगे किस किस तरह की मुद्राएं थी, सांकेतिक मुद्रा होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते तो है कि सांकेतिक, लेकिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं एक ही वीडियो में इसको बताऊंगा कि आखिर ये था क्या सांकेतिक मुद्रा, और ये सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी लाया जाना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो भी कैसे जो है असफल साबित हुआ, हाँ, बिग फेलियर, फियास्को साबित हुआ, कैसे साबित हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तत्काल ये जो डिसीजन हमने देखे, ये भी आपने देखा कि सारे जो डिसीजन थे इसके बिग फेलियर्स थे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।